आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की 6 माही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, एमएससी डीटीएम कैल, पीएचडी एडिन, एफआरएसजे एडिन ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और काला आजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी तथा इसमें पलने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डाली गई है। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा है, यहाँ के सब लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आध इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे, किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई कोई ग्रुप तो इतना सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं अंडे देता ही नहीं। बेचारे खरगोशों को क्या पता कि उनकी जीभ में जो दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां भी खाने में अच्छी नहीं मालूम होती हैं, ये काला आजार के लक्षण हैं। मनुष्य के शत्रु कीड़े मकोड़ों के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय जो हमें बहुत पहले बता दिए गए हैं, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं। जिन कीड़ों को हम नष्ट करना चाहते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी होती है। हमें उनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनोफ्लीज के भी कई ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अलग अलग ढंग हैं, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं जिनकी आदतों और प्रजनन ऋतु में विभिन्नता पाई गई है। उनके लुकने छिपने, पसंदगी और नापसंदगी में भी फर्क है। मैंने एक ही ग्रुप के मच्छरों को 3 किस्म से अंडे छोड़ते पाया है, और हर ग्रुप में कुछ दल विशेष हैं जो हवा में अंडे छोड़ते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण ये है कि एक ही मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के तरीके व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाई फ्लाइंग करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और काला आजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही हैं। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जिसे प्रशांत करीब करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है। पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्र क्लब हो गया है। मिस रेवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ममता जब पत्र लिखती है तो वो कुछ भी बाद नहीं देती। छोटी से छोटी बात का जिक्र करती है। पटना मार्केट के सामने जो चाय की दुकान थी उसका बूढ़ा मालिक मर गया, तुम्हें याद है? वही जो तुमको रोज सलाम करके चाय के लिए निमंत्रित करता था, कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है। बेचारी ममता, उसे क्या मालूम कि मछली को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है वो किसी खेल में नहीं।
प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वो किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा, फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को कभी हाथ से स्पर्श नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक ब्रिज नोट्स को वो गंभीरता से पढ़ जाता था। चर्चिल का भाषण पढ़ना भले ही भूल जाए, कलकत्ता के आईएफए के मैचों की रिपोर्ट वो सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वो खुद खिलाड़ी है। नेवले का गुर्राना, चिल्लाना, पूंछ के रोंों को खड़ा कर हमला करना और हमला करते हुए इसका ख्याल रखना कि चोट नहीं लग जाए, नाखून नहीं गड़ जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और किसको कहते हैं? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे ही आराम करती हैं। दूर से देखने वाले उसके चरित्र पर भी संदेह करते हैं। उसकी सार्वजनिक मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है, और जिन लोगों का काम सिर्फ बैठकर आलोचना करना है वे कहते हैं कि तरह तरह के जाल फैलाकर सरकार से रुपया वसूलना और उड़ाना ही ममता देवी का काम है। विकारपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते हैं। मिस ममता श्रीवास्तव नहीं, मिसेज कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव की मूर्ति पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वो समझती है कि घोर देहात में प्रशांत छटपटा रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा है। इसलिए वो हर पत्र में शहर की सामाजिक जिंदगी पर कुछ लिख डालती है। एक पत्र में उसने लिखा है, बुश शर्ट का युग है। 5 साल पहले बांकीपुर की सड़कों पर, पार्कों और मैदानों में दानापुर कैंट के गोरे फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और विभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के अचेतन मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आज हर आदमी के अंदर का भूखा टामी अधीर हो उठा है। युद्ध की विषैली गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया है। काले बाजार के अंधेरे में एक नई दुनिया की सृष्टि हो गई है, जहां सूरज नहीं उगता, चांद नहीं चमकता और न सितारे ही जगमगाते हैं। इस दुनिया में माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध नहीं। कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपए में खरीदी है। 5 आने का छोटा सा एम्प्यूल। मेरे मोहल्ले के महाराज मेहता को तुम जरूर जानते होगे। उनकी छोटी बेटी फुलमतिया, जो मिल्क सेंटर में पिछले साल तक दूध पीने आती थी और ताली बजा बजा कर नाचती थी, उसे तुम भूले नहीं होगे शायद। परसों से अस्पताल में पड़ी हुई है। रामनवमी की शाम को नई रंगीन साड़ी पहनकर फुदकती हुई राम मंदिर गई थी और रात को 2 बजे पुलिस ने सिटी के एक पार्क में उसे कराहते हुए पाया। फुलमतिया का बयान है, टेढ़ी नीम गली के पास एक मोटर गाड़ी रुक गई है और 2 आदमियों ने पकड़कर उसे मोटर में बिठा दिया। बड़े बड़े बाबू लोग थे। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की 10 दुकानें खुल गई हैं। कल बिलिंगटन हॉल में टीवी सेनेटोरियम के लिए स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। ज्यों ही वीणा यानी बैरिस्टर प्राणमोहन सिन्हा की पुत्री स्टेज पर उतरी कि ऊपर की गैलरी से ध्वनि कन्नी फेंकी जाने लगी और तरह तरह की भद्दी आवाजें कसी जाने लगीं। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा की गई कि हॉल के सभी दरवाजों और खिड़कियों के कांच टूट गए। बहुत लोग घायल हुए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ही ज्यादा थी। और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे। कहा जाता है कि खुराफातियों का लीडर था अमलेश सिन्हा, वीणा का चचेरा भाई। प्राणमोहन बाबू ने कुछ दिन हुए
अपने घर में अमलेश का आना जाना बंद कर दिया था। शराब के नशे में अमलेश ने कई बार घर की नौकरानियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। इसलिए उनकी पुत्री और अपनी चचेरी बहन वीणा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोठी के जंगल में संथाली ने लकड़ी काट रही हैं और गा रही हैं। कुछ दिन पहले इसी जंगल में संथालिनों ने एक चीते को कुल्हाड़ी और दाब से मार दिया था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग जमा हो गए थे। मरे हुए बाघ को देखकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत तो भाग खड़े हुए थे, किंतु संथालिनें हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थीं। मकई के दानों की तरह सफेद दंत पंक्तियां और वही सरल मुस्कुराहट। चीते के अचानक हमले से 2-3 युवतियां सामान्य घायल हो गई थीं। उनके होठों पर भी वैसी ही मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करते समय डॉक्टर के शरीर में एक बार सिहरन की हल्की लहरें दौड़ गई थीं और संथालिनें खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जख्म पर तेज दवा लगने पर इस तरह हंसना डॉक्टर ने पहली बार देखा सुना। आबनूस की मूर्तियां, जूड़े में गुथे हुए शिरीष और गुलमुहर के फूल। संथालिनें गाती हैं, छोटी मोटी पुखरी चिरकुलिया पिंडरे, पोरोईनी फूटे लाले लाल, पास चे तेरी फूल देखी फूले लाबे लब, पास चे तेरी आधा दिन लागित। चारों ओर से बंधाए हुए एक छोटे से पोखरे में पुरैन यानी कमल के लाल लाल फूल खिले हैं। उस फूल पर तुम मुग्ध हो, मुझे भी देखकर तुम मोहित होते हो, किंतु वो मोह आधे दिन का ही तो नहीं। नहीं नहीं, आधे दिन के लिए नहीं। प्राणों में घुले हुए रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 30, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।